बृहस्पति और शुक्र ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। रात्रि बली, रात को कौन से बल, किस प्लैनेट में ज्यादा बल होता है? चंद्रमा, मंगल और शनि। ये रात के समय इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, इनका जो बल है वो बढ़ जाता है। ठीक है। अगर अब कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जो सर्वदा बली होते हैं, ये हमेशा ही बल मिलता है इनको, चाहे ये रात में, मतलब अगर लगन किसी का दिन के समय को पैदा हुआ है तो भी और रात के समय को पैदा हुआ तो भी, ये दोनों टाइम के हैं बुध बली होगा। ये सर्वदा बली है। किसका नहीं सुना? सर्वदा बली मतलब दिन में भी बल है उसको मिल रहा है और रात को भी। कि कोई बच्चा अगर उसका वो रात को पैदा हुआ है और बुध उसका लगन में बैठा हुआ है तो उसको दोनों बल मिले। उसका बुध अच्छा ही है, उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिली है क्योंकि पूर्व दिशा का स्वामी है और लगन हमारा पूर्व दिशा को ही बताता है, ईस्ट को बताता है, राइट। तो हम देखेंगे कि बुध इसका कहाँ बैठा है, चंद्रमा कहाँ बैठा है। अगर चंद्रमा उस बच्चे का रात्रि का जन्म है और चंद्रमा उसका पूर्णिमा के आसपास है तो चंद्रमा का पूरा बल प्राप्त है, मतलब स्ट्रॉन्ग। ऐसे इंसान को लाइफ में कोई हरा नहीं सकता क्योंकि उसका मन जो है उसका बड़ा खुश रहने वाला है। हम कुछ लोगों को देखते हैं ना, बड़े हैप्पी गो लकी हैं। वो हैप्पी गो लकी में बुध और चंद्रमा और शुक्र का बड़ा अच्छा आपस में एक बैलेंस होता है। लगन में होंगे, चौथे भाव में होंगे, सातवें भाव में होंगे जहाँ लाइफ पार्टनर या वाइफ या जो भी उनके साथ में बेनिफिट मिलता है। अब चंद्रमा शुभ कब होता है? आप मुझसे उस दिन कह रहे थे हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा से कुंडली को देखते हैं। जब हमारा लगन कुंडली तो हम देखते हैं, हम चंद्र कुंडली भी देखते हैं कि चंद्रमा इस इंसान का कहाँ बैठा है, उसको क्या क्या बल प्राप्त है, इस इंसान का मन कैसा है, इसकी हेल्थ कैसी रहेगी, राइट। तो चंद्रमा शुभ कब होता है? शुभ चंद्रमा लिखें, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक। अभी आज पूर्णिमा हो गई ना, तो 7 दिन और, ठीक है। तो ये 7 दिन सप्तमी तक चंद्रमा शुभ है। और चंद्रमा अशुभ कब होता है, जिसका बल नहीं मिलता? वो है कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक अशुभ होता है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा की स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कम होती चली जाती है। अब आज पूर्णिमा हो जाएगी, पूर्णिमा के बाद कल से माइनस में चलते जाएंगे ना चंद्रमा, है ना। तो अमावस्या आने तक तो बिल्कुल ही 0 हो जाते हैं, तो अब बल घटता जाएगा। चंद्रमा का बल पूर्णिमा पे बहुत स्ट्रांग होता है, उसके बाद ये घटने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों का जिनका इसके बाद होता है, इसलिए आप देखो जिन लोगों को साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स हैं वो सब चंद्रमा के कारण ही होती हैं, बुध और चंद्रमा का अफेक्टेड होना उसकी वजह से। अब हम बात करते हैं कि शुभ और अशुभ ग्रह। कुछ ग्रहों को शुभता की कैटेगरी में डाला है, कुछ को अशुभ मानते हैं। शुभ ग्रह कौन है? जो नेचुरल गुड प्लैनेट्स हैं, नैसर्गिक शुभता जिनको प्राप्त है, जो है ही हैं, कुछ भी कर लें ये तो शुभता ही देंगे। वो कौन है? बृहस्पति, शुक्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र, बुध और पूर्ण चंद्रमा। पूर्ण चंद्रमा मतलब पूर्णिमा के चंद्रमा। ये चारों नैसर्गिक शुभता देते हैं। तो किसी का पूर्णिमा के आसपास का जन्म हो तो आप समझ लो कि इस इंसान का चंद्रमा अच्छा है, इसका मन अच्छा है, ये मन से बहुत सुंदर है, ठीक है। वो ऐसा इंसान किसी के साथ गलत या बुरा नहीं कर सकता, ठीक है। बहुत ज्यादा रोमांटिक, बहुत ज्यादा प्यार करने वाले, कवि, बहुत आर्टिस्टिक, ये सब वही होते हैं। इन लोगों का चंद्रमा बहुत शुभ होता है। नैसर्गिक अशुभ ग्रह, नैसर्गिक अशुभ ग्रह में कौन है? सूर्य, चंद्र, शनि, सूर्य, मंगल, शनि। सूर्य को क्रूर ग्रह कहा गया क्योंकि उनका ताप, उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा है
कि कोई भी उनको मतलब उनके पास जाएगा वो जले बिना रहेगा नहीं, है ना। तो सूर्य अशुभ है। मंगल भी, क्योंकि खून खराबा लड़ाई झगड़ा मांगते हैं, सेनापति हैं। शनि, राहु, केतु और क्षीण चंद्रमा, वो चंद्रमा जो अशुभ है, मतलब कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेके शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक इनका जन्म हुआ है, वो उसका क्षीण चंद्रमा है। और बुध क्या है? बुध एक नैसर्गिक, वैसे तो अच्छे ग्रह हैं, लेकिन पाप ग्रह से संबंध होने पर ये उसके तरीके से द्विस्वभाव है ना। पापी के साथ बैठेगा बुध, हम कहते हैं ना बुद्धि, संगत बोलते हैं ना, संगत अच्छी होगी तो बंदा अच्छा होगा, संगत बुरी तो बुरा। तो वही चीज, बुध पापी ग्रह के साथ बैठेंगे तो पाप कर्म करवाते हैं, और बुध अगर सात्विक ग्रह के साथ बैठते हैं, शुभ ग्रह के साथ बैठते हैं, तो शुभता दिलवाते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही? सब समझ आ रही है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि उत्तरायण। आपको ये पता है कि दो ऋतु, दो आयन होते हैं। आयन क्या है? दक्षिणायन और उत्तरायण। उत्तरायण को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको पता है जब भीष्म, महाभारत का युद्ध हुआ और भीष्म पितामह को बाण लगे, मृत्युशैया पे थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उत्तरायण का इंतजार करूंगा प्राण देने के लिए, क्योंकि उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है। 6 महीने देवताओं का दिन है, और दक्षिणायन को 6 महीने देवताओं की रात्रि बोला जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं देवताओं के उत्तरायण तक इंतजार करूंगा, इसलिए महाभारत के बाद वो मृत्युशैया पर लेटे रहे, लेकिन उन्होंने प्राण नहीं दिया। ठीक है, अब उत्तरायण कब से कब तक के? मकर राशि से मिथुन राशि तक सूर्य का गोचर, मतलब 10वीं राशि से और तीसरी राशि तक जब सूर्य रहते हैं, ये उत्तरायण कहलाता है। हमारा जब संवत्सर शुरू होता है हिंदुओं का चैत्र मास से, चैत्र के जब नवरात्रे मिथुन तक, 10वीं से तीसरी राशि, ये वाला जब पार्ट है वो उत्तरायण है। ठीक है, और कर्क से धनु राशि तक सूर्य का गोचर, ये दक्षिणायन कहलाता है। ठीक है, अब क्या चल रहा है? जुलाई में कर्क राशि शुरू हुई थी ना, जून जुलाई से, मतलब, है ना। तो आप ये देखें कि क्या चल रहा है, अभी आपको तुरंत पता चल जाएगा कि दक्षिणायन चल रहा है। मिथुन राशि, ठीक है ना। हाँ, तो दक्षिणायन शुरू हो गया। दक्षिणायन शुरू हो गया है तो बहुत ज्यादा जैसे बहुत शुभ कार्य, बहुत अच्छी चीजें इस पार्ट पे नहीं होती। जैसे भी पितृपक्ष भी आ रहा है, ज्यादा चीजें होगी, अभी रातें लंबी हो जाएंगी, अंधेरा लंबा हो जाएगा, दिन का समय कम हो जाएगा, जबकि ग्रीष्म ऋतु में उल्टा होता है, दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं। ठीक है, तो वो वाला टाइम जो है उत्तरायण में किया गया कुछ भी पुण्य कर्म बहुत अच्छा फल देता है। ठीक है, ये हो गया आयन। अब हम कहते हैं कि सूर्य क्योंकि एक राशि में एक मास रहता है, तो सूर्य हर महीने की 15 तारीख को राशि का परिवर्तन। आपने सुना है कि सूर्य संक्रांति कहते हैं, और संक्रांति हर महीने आती है, सुना है ना। संक्रांति क्या है? संक्रांति, संक्रमण होना, मतलब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आना। जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य एक राशि में एक महीने गोचर करते हैं। ठीक है, 1 डिग्री रोज चलते हैं एक राशि में। मान लीजिए आज के दिन सूर्य जो है वो मकर राशि में है अभी, तो मकर राशि में 1 डिग्री चलेंगे आज। हर महीने की 15 तारीख को, 15 या 16, 14, 15, 16 में से एक दिन सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, दूसरी राशि में जाते हैं। ठीक है, तो 30 डेज का गोचर होता है, इसको गोचर बोला जाता है। सूर्य की ट्रैवलिंग, चलना। ठीक है, अब कुंडली के 12 भावों को नाम दिया गया है।
अभी मैंने आपका जहां दिग्बली लिखवाया वो अंदर के 1, 4, 7 इनको केंद्र भाव कहते हैं। भावों के नाम लिख लीजिए ऊपर। एक केंद्र किसको कहते हैं? 1, 4, 7 और 10वां 1, 4, 7, 10। ये एक कुंडली है और इसके अंदर क्या है ना 1, 4, 7, 10 ये केंद्र है, बीच के चारों कुंडली के, और ये शुभ होते हैं। केंद्र के भाव हमेशा शुभ होते हैं। और फिर है त्रिकोण। त्रिकोण क्या है? पहला हाउस, 5वां और 9वां। मैंने आपको बताया था ट्रायंगल बनता है, त्रिकोण बनता है, ये भी शुभ है, इसको शुभ है। ठीक है। लक्ष्मी स्थान कौन सा है? 5वां और 9वां, 5th and 9th, इसको लक्ष्मी स्थान कहते हैं, ये भी शुभ है। ठीक है। अब आता है त्रिशढाय। त्रिशढाय, त्रिशढाय कौन से हैं? 3, 6, 11, तीसरा हाउस, छठा हाउस और 11th हाउस। ठीक है। 3, 6, 11 का अगर संबंध बनता है और यहाँ कोई पाप ग्रह बैठ जाता है तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, यहाँ बुरे ही हैं, ये बुरे माने जाते हैं। लेकिन अभी हमें प्लैनेटरी पोजीशन भी देखनी होती है। ये एक जनरल चीज है जिसको ऐसे देखा जाता है कुंडली जब हम देखते हैं। अब है त्रिक भाव। त्रिक, त्रिक भाव कौन सा है? 6, 8, 12, और ये बुरे भाव है। कुंडली का 6, 8, 12वां भाव बुरे भाव हैं। 8वां भाव सबसे बुरा, सबसे ज्यादा बुरा। क्यों है सबसे ज्यादा बुरा? क्योंकि ये आयु का भाव भी है। ठीक है। अब कुछ भावों को नाम दिया है उपचय। उपचय की मतलब है कि ऊपर की तरफ चलना, ग्रोथ, वृद्धि। तो उपचय भाव कौन कौन से है? 3, 6, 10, 11, ये ग्रोथ दिखाते हैं। अगर तीसरे भाव का छठे भाव से 10वें और 11वें से आपस में प्लैनेटरी कनेक्शन हो जाता है तो ये ग्रोथ दिखाता है। क्योंकि तीसरा क्या है? पराक्रम, एफर्ट्स, इनिशियल आपकी स्टडीज। छठा क्या है? आपकी नौकरी, किस टाइप की नौकरी होगी, कैसे आपके दोस्त या दुश्मनी होगी किस लोगों से, क्योंकि वो छठा क्या है? ऋण, रोग, शत्रु भी दिखाता है। 10वां क्या है? आपका बिजनेस, आपका व्यापार। और 11वां क्या है? उससे फायदा मिलना। तो 3, 6, 10, 11 अगर आप देखो कुंडली पे टिक मार्क करो, आप राइट बनाओ। 3 से 6, 6 से 10 और 11 ऐसे बनेगा। बना है ना? तो ये अपवर्ड्स है। ये हो गया उपचय। उपचय मतलब वृद्धि, ग्रोथ। ये दिखाता है किसी इंसान की लाइफ में अगर यहाँ अच्छे प्लैनेट्स बैठे हों और 3, 6 की दशा चल रही हो या 10, 11 की दशा चल रही हो, उसमें बैठे हुए प्लैनेट्स की दशा चल रही हो, तो हम कहेंगे ये ग्रोथ का टाइम है, इस इंसान की ग्रोथ होगी। कैसे होगी? फाइनेंशियल भी हो सकती है और पढ़ाई लिखाई से भी हो सकती है ना? फिर आता है मारक भाव। मैंने आपको बताया था कुंडली के 2 भाव ऐसे हैं जो किसी इंसान को मरण तुल्य कष्ट दे सकते हैं, मरवा सकते हैं वो उसको। वो है दूसरा और 7वां। तो अगर लगन को हम खुद कहते हैं कि इंसान जब पैदा हुआ है तो लगन वो खुद है, तो उसको मारने वाले उसके परिवार के सदस्य पहले ही तैयार बैठे हैं। दूसरा भाव मारक है, फिर उनसे बचता है जैसे तैसे बेचारा। तो वो पता चलता है कि 7वें भाव में जिससे शादी करेगा जो पार्टनर है उसका, वही उसको मारने बैठा हुआ है, क्योंकि वो समसप्तक है। तो 2 और 7 भाव कुंडली के 2nd हाउस और 7th हाउस और उसमें बैठे हुए प्लैनेट्स वो मारक कहलाते हैं। ये मारक स्थान है। अगर दशा में इनकी दशा आ जाए तो इंसान को बीमारियां, एक्सीडेंट्स और लड़ाई झगड़े, मुकदमे, मरण तुल्य कष्ट। मारता डायरेक्ट नहीं मारता कि मार ही दिया सीधा। अगर मंगल है, एक मंगली है और दूसरा नॉन मंगली है, तो 100% वो मारेगा।
क्योंकि मंगल को खून चाहिए। मंगल नहीं छोड़ता। शनि हाथ पर तोड़ देगा, एक्सीडेंट करा देगा, फिर छोड़ देगा कि भुगतो, लेकिन मंगल नहीं छोड़ता, मंगल सीधा लेके जाएगा। अब हम कहते हैं अपोक्लिम। अपोक्लिम कुछ है 3, 6, 9, 12 भाव के जो स्वामी होते हैं, ये इनको आप छोड़ दो। इनको आप छोड़ दो क्योंकि ये बहुत ज्यादा आचार्य वाले लेवल के हैं ये, फिर अभी आप कंफ्यूज हो जाओ। अब ग्रहों की दृष्टियां, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो मैंने आपको बताया था ना, ये ग्रह ऐसे ऐसे देखते हैं, तो कुछ ग्रहों की दृष्टियां भी हैं। हर ग्रह को कुछ दृष्टियां प्राप्त हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र।